इस वॉर रूम की कहानी यहीं तक तो नहीं हो सकती। इस वॉर रूम की कहानी की जड़ें हो सकता है कि 40 साल पीछे कहीं धंसी हुई हों। ये वॉर रूम उसी का डिज़ाइन किया हुआ हो सकता है। एक बार कल्पना करके देखिएगा कि हिड़मा इस तरफ कहीं पर बैठा हो और झीरम हमले की योजना बना रहा हो। हमलों में कहीं ना कहीं उसका मास्टरमाइंड बताया गया हिड़मा को। इन चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है कि नक्सली, हमें ये बताया गया कि यहाँ पर हिड़मा बैठकर बैठकें लेता था। 2021 को एक घटना घटी थी जिसमें 22 जवान शहीद हो गए। किस तरह से बम प्लांट करना है, किस जगह का चुनाव करना है, कहाँ पर किस समय में कौन किस तरफ से गोलियां चलाएगा और कौन महेंद्र कर्मा का नाम लेगा, कितने लोगों की हत्या वहाँ पर की जाएगी, ये तमाम चीज़ें हो सकता है कि यहाँ पर बैठ के प्लानिंग किए गए हों। इसके तख्त पर लिख दिया गया है STF वॉर रूम। 2010 के बाद लगातार छत्तीसगढ़ के बस्तर से जो नक्सल वारदातों की खबरें लगातार सामने आती रहीं, जिनमें बड़ी हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनमें बड़े कैजुअल्टीज़ जवानों को हुए हैं या फिर सरकारी तंत्र को हुआ, उन सभी हमलों में कहीं ना कहीं उसका मास्टरमाइंड बताया गया हिड़मा को। वो हिड़मा कई बार इस गांव के इस ज़मीन पे खेलता रहा होगा अपने बचपन में। बताया गया कि 16 साल की उम्र में वो माओवादी बना, फिर एक एक पायदान करके वो ऊपर चढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि वो इस देश का सबसे खूंखार नक्सली, सबसे दुर्दांत नक्सली घोषित कर दिया गया। उसके सर पर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का इनाम घोषित है। वो हिड़मा कैसा दिखाई देता है, उसका ढील ढाल कैसा है, उसकी मौजूदा तस्वीर किसी के पास नहीं है। और वो इतना छुपा हुआ एक ऐसा आदमी जिसके प्लानिंग में जो हमले किए जाते हैं, जिसके प्लान किए हुए हमलों में बहुत बड़ी कैजुअल्टीज़ होती हैं। ये वॉर रूम उसी का डिज़ाइन किया हुआ हो सकता है। हमें ये बताया गया कि यहाँ पर हिड़मा बैठकर बैठकें लेता था और माओवादियों के बड़े कैडर के जो बड़े लीडर होते थे वो इस गांव के इस वॉर रूम में बैठकर बैठकें लेते थे, चर्चा करते थे, रणनीति बनाते थे। और यहाँ पर इस रसोई में ये कमरा है इस वॉर रूम का, और इसे आप देखेंगे जब अंदर आकर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 चूल्हे हैं। हालांकि इन चूल्हों का इस्तेमाल अब नहीं हो सकता। यहाँ पर एक सींक रखी हुई है, सींक टंगी हुई है, और इस तरफ में आप देखेंगे कि यहाँ हो सकता है कि इन बोरियों में कुछ राशन रखा हो। यहाँ एक सूप रखी है और यहाँ पर कुछ टोकरियाँ रखी हैं। यहाँ तराजू के पल्ले भी नज़र आ रहे हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है कि नक्सली और नक्सलियों के जो सदस्य हुआ करते थे वो इनका इस्तेमाल करते रहे होंगे। अगर आप कल्पना कर सकें तो एक बार कल्पना करके देखिएगा कि हिड़मा इस तरफ कहीं पर बैठा हो और झीरम हमले की योजना बना रहा हो, और उसके साथ बटालियन के जो लीडर्स हों वो यहाँ पर मौजूद हों, और उनके जो वो प्रमुख लड़ाके या फिर वो कमांडर्स मौजूद हों जिन्होंने झीरम हमले को अंजाम दिया हो। ताड़मेटला नरसंहार की बात करें या फिर एक ऐसी घटना जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे, तो कल्पना कीजिएगा कि इस तरफ हिड़मा बैठा हो और वो यहाँ से सभी को प्लान समझा रहा हो कि किस तरह से अटैक करना है, और एक योजना यहाँ पर तैयार की जा रही हो। बुर्कापाल का मास्टरमाइंड बताया गया हिड़मा को। 3 अप्रैल 2021 को एक घटना घटी थी जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। उन 22 जवानों की शहादत का प्लान हो सकता है कि इसी जगह पर तैयार किया गया हो सकता है इस जगह पर वो नक्सली ऐसे खाट लगाकर, इस जगह पर कुर्सियां लगाकर बैठते रहे हों और यहाँ बैठकर वो एक योजना तैयार करते रहे होंगे कि किस तरफ से जवानों का दल आएगा या किस तरफ से झीरम में किस तरह से बम प्लांट करना है, किस जगह का चुनाव करना है, कहाँ पर किस समय में कौन किस तरफ से गोलियां चलाएगा और कौन महेंद्र कर्मा का नाम लेगा, किस तरह से कितने लोगों की हत्या वहाँ पर की जाएगी। ये तमाम चीज़ें हो सकता है कि यहाँ पर बैठ के प्लानिंग किए गए हों। इसे नक्सलियों का वॉर रूम बताया गया था। और इसके साथ ही साथ जब आप चीज़ों को और आगे समझने की कोशिश करते हैं तब आप देखेंगे कि अब ये नक्सलियों का वॉर रूम नहीं रहा।
माओवादियों का वॉर रूम नहीं रहा। आप थोड़ा करीब आइएगा, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं हम कि यहाँ पर अब ये जो वॉर रूम है इसके तख्त पर लिख दिया गया है STF वॉर रूम, यानी कि माओवादियों का ये वॉर रूम अब STF का वॉर रूम हो गया है। इस वॉर रूम की कहानी यहीं तक तो नहीं हो सकती। इस वॉर रूम की कहानी की जड़ें हो सकता है कि 40 साल पीछे कहीं धंसी हुई हों। एक तरह से आप जब इन चीज़ों को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप गहराई में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तब कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा जटिल हो जाती हैं और कुछ चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, यानी कि बीजेपी की सरकार जब दिल्ली में सत्ता पर आई, उसके बाद से लगातार जिस तरह से आतंकवाद, माओवाद या उग्रवाद को लेकर के लाल किले के प्राचीर से या फिर अपने भाषणों में जब वो जिक्र करते रहे या संसद भवन में जब वो जिक्र करते रहे, तब उनका इरादा साफ नज़र आता था कि वो माओवाद के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में हुए चुनावों के बाद ये बदलाव अधिक तेज़ी से देखने को मिल रहे हैं। उसी का ये नतीजा हो सकता है कि हिड़मा के इस गांव में आज जवानों का वर्चस्व है। आज यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जवान मौजूद हैं। हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। हमें एक हिदायत दी गई है, हमें ये कहा गया है कि जवानों को आपको अपने कैमरे में नहीं लेना है। तो आज ये गांव जो कभी हिड़मा का गांव हुआ करता था, जो कभी यहाँ पर नक्सलियों के बड़े कैडर के बड़े लोग, मिलिट्री प्लाटून के लोग, बटालियन के लोग, CC मेंबर्स हो सकता है यहाँ पर बैठकर चर्चा करते रहे हों, हो सकता है यहाँ बैठकर चाय पीते रहे हों, यहाँ पर आराम करते रहे हों, अब वो इस जगह पर कभी नहीं आ पाएंगे। तो एक तरह से जब देखते हैं आप इन चीज़ों को, तो अमित शाह जो इस देश के केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने हाल ही में एक और बयान दिया है। मोदी 1 और मोदी फेज़ 2 के बाद इस बार जब मोदी फेज़ 3 आएगा, उनके शब्दों में, तो वो आतंकवाद, उग्रवाद और माओवाद का समूल नाश कर देंगे। उनका ये बयान है। अगर इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत जाती है, तो क्या ये समझा जाए, तो क्या ये माना जाए कि इस क्षेत्र से माओवाद को पूरी तरह से मिटाने का काम किया जाएगा? सरकार की तरफ से क्या ऐसे कदम वाकई उठाए जाएंगे जो बेहद आक्रामक हों, या फिर क्या सरकार की तरफ से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जैसे कि पुवर्ती में कैंप की स्थापना की गई है? ऑपरेशंस उतने तेज दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कैंपों की जो स्थापना है वो लगातार जारी है। बने रहिएगा हमारे साथ। अगले वीडियो में आप देखेंगे पुवर्ती का कैंप और उसकी तस्वीरें।